नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस स्टडी वर्ल्ड में। आज जो हमारा विषय रहेगा वह प्राचीन इतिहास से संबंधित है और उस विषय का टॉपिक का नाम है महाजनपद काल। जब वैदिक संस्कृति को पढ़ते हुए जब हम प्राचीन इतिहास के क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वह है महाजनपद काल। महाजनपद काल में हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हम जानते हैं कि भारत के जो ऐतिहासिक युग का प्रारंभ है वह इस महाजनपद काल से होता है। उत्तर वैदिक काल में जो कबीलाई राज्य थे उनके स्थान पर क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे, छोटे जो कबीले थे, वे आगे जाकर के सम्मिलित रूप से एकत्र हो जाते हैं और वह रूप ले लेते हैं किनका, महाजनपदों का। अब हम बात करते हैं कि महाजनपदों का प्रमाण हमें कहाँ मिलता है। महाजनपदों का प्रमाण हमें कहाँ कहाँ मिलता है। तो पहला जो प्रमाण है हम ये कह सकते हैं कि महाभारत कालीन जनपद, यानी महाभारत जो महाकाव्य है उसमें जनपदों का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसमें 230 जनपदों का उल्लेख किया गया है और इन्हीं से आगे चल कर के 16 महाजनपद बनते हैं। फिर दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा जो प्रमाण है वो मिलता है पाणिनि कालीन जनपद। यानी पाणिनि जो थे उन्होंने संस्कृत का अष्टाध्यायी व्याकरण का एक ग्रंथ लिखा था और उसके अंदर भी इन जनपदों का उल्लेख किया था जो कि आगे जाकर के महाजनपद के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। महाजनपद काल से पूर्व सूत्र काल में सर्वप्रथम वर्ण व जो थे उनमें वर्ण जो थे, 4 वर्ण थे, वह किस में परिवर्तित हो जाते हैं, जातियों में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसी यानी सूत्र काल में भी जब वेदों को समझने के लिए सहायतार्थ उनके या वेदों को आसान भाषा में जानने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई थी और इस सूत्र साहित्य की रचना के समय जो जनपद के उल्लेख भी हमें मिलते हैं। इसी समय जो वर्ण थे वे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, जातियों में, और अस्पृश्यता का उदय भी इसी काल में हुआ था। महाजनपद काल का समय था, उस समय कर्मकांड की अधिकता हो जाती है, अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। सवर्ण, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि वर्णों को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है, जातियों में। तो सवर्णों का उदय भी और इसी समय होता है और शूद्रों का उदय भी इसी काल में होता है। इनके विरोध में नवीन धर्मों का उदय हुआ। ये नवीन धर्म कौन से थे? पहला जो धर्म था उसे हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म, जिसके प्रवर्तक हम महात्मा बुद्ध को कहते हैं। और बौद्ध धर्म का जो एक धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, इसमें भी 16 महाजनपदों का प्रमाण हमें मिलता है। और दूसरा जो था वह था जैन धर्म। जैन धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम था भगवती सूत्र, इसमें भी हमें 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। परंतु इनमें नामों में समानता नहीं है मगर संख्या में समानता हम मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि 16 महाजनपदों के प्रमाण हमें इन सभी साहित्यों से या ग्रंथों से हमें मिलते हैं। और इस समय जो सिक्का जो प्रचलित था वह चांदी की धातु का था और जिसका नाम था आहत सिक्का, और उस पर सूर्य, चंद्र व पीपल की छाप छपी होती थी। तो ये तो था एक सामान्य परिचय। और अब हम बात करते हैं उन 16 महाजनपदों की जिनके बारे में हम यहाँ जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं काशी महाजनपद की। काशी महाजनपद जो है ये वर्तमान में वाराणसी तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र इसमें स्थित था और वरुण व आसी नदी के तट पर बसा नगर यहाँ की राजधानी था। तो वरुण व आसी नदी जो थी उसके तट पर बसा नगर कौन सा था? वाराणसी। वाराणसी। तो यहाँ की राजधानी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था ब्रह्मदत्त। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि काशी के राजा ब्रह्मदत्त और कौशल, इनका समीपवर्ती महाजनपद था, उसके राजा थे दीक्षित। इन दोनों के मध्य होता है संघर्ष।
संघर्ष यानी लड़ाई। तो अब जो है और इसमें जो काशी के जो राजा जो होते हैं ब्रह्मदत्त वो विजय होते हैं, और आगे चल कर के कौशल जो होता है वो किसके अधीन हो जाता है? काशी के अधीन हो जाता है। काफ़ी लंबे समय तक ऐसा चलता है, परंतु कई वर्षों के अंतराल के बाद कौशल का एक राजा होता है जिसका नाम होता है कंस। उसके द्वारा क्या होता है? सत्ता परिवर्तन कर दी जाती है और काशी जो जनपद है उसको जीत करके वह अपने अधीन कर लेता है कंस। तो ये इस प्रकार इनका विवाद चलता रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ चलती है जिसको, और एक दूसरे पे कब्जा करते हैं। इसी के बाद हम अगला जो महाजनपद है दूसरा, उसके बारे में पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो महाजनपद है कौशल, जो भी मैंने बताया था राजा दीक्षित, उसके बारे में बात करते हैं। कौशल जो महाजनपद है उसके राजा हैं प्रसेनजित, यानी महाजनपद कालीन जो राजा थे वो था प्रसेनजित। और इसकी जो राजधानी थी, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और वर्तमान में किस क्षेत्र में ये स्थित था? तो क्षेत्र जो है इसका अवध, यानी फैजाबाद, गोंडा और बहराइच, ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जहाँ पर ये कौशल महाजनपद स्थित था। अब बात करते हैं कि यहाँ के जो राजा थे प्रसेनजित, वे तक्षशिला से स्नातक यानी स्नातक की शिक्षा ग्रहण करके आए थे और बुद्ध के समकालीन थे, और वे अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। अब इनके थोड़े रिश्ते और संबंधों के बारे में बात कर लेते हैं। कौशल के राजा है प्रसेनजित। प्रसेनजित की बहन है महाकौशला। कौन है? महाकौशला। इनका विवाह होता है बिंबिसार से, तो इनके आपसी संबंध हो जाते हैं और एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं, यानी ये कहें कि कौशल और मगध आपस में मिल जाते हैं। बिंबिसार जो है वो मगध का राजा है। अब इनमें विवाद उत्पन्न होता है। प्रसेनजित की पुत्री है वज्जिरा और बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु। ये इसकी पुत्री है और ये इसका बिंबिसार का पुत्र है। अब अजातशत्रु जो है वो प्रेम करता है वज्जिरा से और इससे विवाह करना चाहता है, तो इनके परिवार के बीच में हो जाती है अनबन, और इसको लेकर के प्रसेनजित अजातशत्रु को पसंद नहीं करता। परंतु एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अजातशत्रु जो है वो महाकौशला का पुत्र नहीं होता। इसकी माता का नाम होता है चेलना, जो कि एक अन्य महाजनपद की राजकुमारी थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अंत में जाकर के इनका कलह चलता है, यानी इनका आपस में लड़ाई चलती है, और अंत में जाकर के अजातशत्रु जो है वो वज्जिरा से विवाह कर लेता है और पूर्ण रूप से प्रसेनजित इसको अपना लेता है। और कौशल जो है वह मगध के अधीन आ जाता है। किसके अधीन आ जाता है? मगध के अधीन। तो ये था कौशल राज महाजनपद। अब हम चलते हैं अगले महाजनपद की ओर, जिसका नाम है अंग। अंग जो है वो मगध के समीपवर्ती होता है और इसकी जो राजधानी है वो चंपा होती है, और इसका जो वर्तमान जो क्षेत्र है वो भागलपुर, मुंगेर, बिहार वर्तमान जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये महाजनपद होता है बिहार में। और बिंबिसार के समय, यानी मगध का जो शासक है बिंबिसार, उसके समय में इसको मगध में विलय कर लिया जाता है। बिंबिसार अपने जीवन में एकमात्र युद्ध करता है, वो भी किससे? अंग से, और इनको अपने क्षेत्र मगध में मिला लेता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले महाजनपद की, जिसका नाम है मगध। मगध जो महाजनपद था उसका जो संस्थापक, यानी कि हम ये कहें कि प्रथम जो राजा था उसका नाम था बहद्रथ, और मगध के अंतिम राजा का नाम भी था वहद्रथ। परंतु दोनों अलग अलग वंशों से संबंध रखते थे और दोनों के समय के बीच, यानी इनके शासनकाल के बीच लगभग 500 वर्षों का अंतर आ जाता है। और मगध की जो राजधानी थी उसका नाम था गिरिब्रज राजगृह,
और आगे चल करके इसकी राजधानी बनेगी पाटलिपुत्र। लिपुत्र। मगध के जो शक्तिशाली सबसे प्रसिद्ध जो राजा थे या शक्तिशाली जो राजा थे उसमें कौन कौन शामिल था? उसमें थे हर्यक वंश के बिंबिसार व अजातशत्रु। और इसके ये जो मगध जो था वह उस समय का महाजनपद कालीन सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगला जो महाजनपद है उसका नाम है वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली और वज्जी के जो राजा था उसका नाम था चेटक। हम ये कह सकते हैं कि विश्व का प्रथम गणराज्य जिसमें कई जनपद शामिल थे, जिनमें से उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि विधे एक जनपद है और लिच्छवी एक जनपद है, गणराज्य है, जिनसे मिलकर के वज्जी बना था। और विधे के राजा थे जनक, जो कि मिथिला के राजा भी कहे जाते हैं, और इनका अंतिम वंशज, अंतिम राजा जनक मिथिला का जो अंतिम राजा था उसका नाम था कलार। वैसे ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं वज्जी महाजनपद में। और यहाँ की जो जनता है वो किसकी अनुयायी होती है? बौद्ध की, महात्मा बौद्ध की। अब इनके पारिवारिक संबंध हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो वज्जी का जो राजा है चेटक, चेटक की बहन है त्रिशाला। चेटक की बहन है त्रिशाला, और त्रिशाला जो है वो महावीर स्वामी की माता है। कौन है? महावीर स्वामी माता। और चेटक की पुत्री है चेलना। जैसा कि मैंने आपको कौशल जो महाजनपद के बारे में बताया था तो उसमें बताया था कि चेलना और बिंबिसार, मगध के शासक बिंबिसार का पुत्र है। कौन है? अजात शत्रु। अजातशत्रु। तो ये थे इनके संबंध राजा चेटक के। और बिंबिसार और चेटक में वैवाहिक संबंध बनते हैं, तो इस प्रकार ये एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। चेलना से इसका विवाह करवाता है चेटक अपनी पुत्री चेलना से बिंबिसार का। और दूसरी जो बौद्ध संगति है, सेकंड बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में ही होता है। अगले जनपद की ओर। अगला जो जनपद है उसका नाम है मल्ल। मल्ल महाजनपद जो था वह एक प्रजातांत्रिक राज्य था वज्जी के समान ही। और यहाँ की राजधानी जो थी, राजधानी का नाम था कुशीनारा या फिर कुशीनगर। इसी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है, यानी कि यूँ कहें उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है कुशीनगर में। और पावा भी यहाँ की राजधानी है जिसमें बुद्ध ने अंतिम भोज किया था। और ये जो क्षेत्र था मल्ल, ये कांस्य गांव पड़ोना गोरखपुर उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसको सम्मिलित रूप से मल्ल महाजनपद कहा जाता था। अगला जो महाजनपद है उसका नाम है चेदी। चेदी जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी सत्योथी या फिर सत्यवती। और यहाँ के जो राजा थे उसका नाम था शिशुपाल। और क्षेत्र जो था वह था बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र। अगला जो महाजनपद आता है इसके बाद में वह था वत्स। वत्स जो था उसकी राजधानी थी कौशंबी, जो कि इलाहाबाद के आसपास थी। और इसके राजा का नाम था उदयन। प्रारंभ में ये बौद्ध धर्म का विरोधी था, परंतु अंत में जाकर के स्वयं बुद्ध का अनुयायी बन जाता है। और अवंती एक महाजनपद होता है, उसका राजा होता है प्रद्योत, जिसे चंड प्रद्योत के नाम से भी जाना जाता है। उसकी पुत्री वासदत्ता से इसका विवाह होता है। इनके आपसी वैवाहिक संबंध बनते हैं। और इसी उदयन का एक दरबारी कवि होता है जो कि इनके संबंध को लेकर के, इनके जो वासदत्ता से जिसने इसने विवाह किया था उस पे एक नाटक की रचना करता है जिसका नाम होता है भासकृत स्वप्न वास दत्ता। अगला जो महाजनपद है उसके बारे में हम बात करते हैं अवंती। अवंती, जैसा कि मैंने आपको बताया, वत्स और अवंती में वैवाहिक संबंध बनते हैं। तो अवंती का जो
राजा होता है उसका नाम होता है चंड प्रद्योत। क्या नाम होता है? चंड प्रद्योत। और इस अवंती की दो राजधानी होती हैं। उत्तरी अवंती की एक तो राजधानी होती है उत्तरी अवंती की राजधानी, और एक होती है दक्षिणी अवंती की राजधानी। इन दोनों राजधानियों के मध्य एक नदी बहती है जिसे वर्तमान में मालवा की गंगा कहा जाता है। और मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? शिप्रा नदी को। उस समय इस नदी का नाम होता है वेत्रवती। क्या नाम होता है? वेत्रवती के नाम से इसे जाना जाता है, जिसकी एक तरफ उत्तरी अवंती और दूसरी तरफ दक्षिणी अवंती होती है। तो उत्तरी अवंती जो है उसकी राजधानी है उज्जैन या फिर उज्जैनी से कहा जाता है, और दक्षिणी जो अवंती है उसकी राजधानी होती है महिष्यसी या फिर महिष्मती भी इसे कहा जाता है। राजा चंड प्रद्योत जो है वो कौशंबी यानी वत्स के राजा उदयन से अपनी पुत्री का विवाह करता है, जिसका नाम होता है वासदत्ता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वासदत्ता, जिसके ऊपर भास, उदयन का एक दरबारी कवि है भास, जो कि एक नाटक लिखता है जिसका नाम होता है स्वप्नवास दत्ता। मथुरा के राजा यानी शूरसेन जो महाजनपद है, मथुरा के राजा शूरसेन, एक राजा का नाम भी है शूरसेन जिससे इसके वैवाहिक संबंध होते हैं अवंती के। और एक धर्म गुरु है, बौद्ध धर्म गुरु, जिसका नाम है महाकच्चायन। इसके प्रभाव में आकर के ये बौद्ध धर्म को अपनाता है और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। कौन? अवंती का राजा चंड प्रद्योत। अगला जो महाजनपद है उसके बारे में हम बात करते हैं कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद जो है इसका स्थान ये कहाँ स्थित था? ये दिल्ली व मेरठ के आसपास के क्षेत्र में स्थित था, और राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ थी, और राजा जो था इसका, उसके राजा का नाम था कौरव्य, कुरु महाजनपद के। इसके बाद बात करते हैं अगले महाजनपद की। अगला जो महाजनपद है उसका नाम है पांचाल। पांचाल जो है वह बरेली, बुदायूं व बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र था, और इसकी राजधानी भी दो थी, उत्तरी पांचाल की अलग व दक्षिणी पांचाल की अलग। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छल व फिर अहिच्छत्रपुर, या फिर दक्षिणी जो पांचाल था उसकी राजधानी थी काम्पिल्य। तो ये था पांचाल महाजनपद। इन दोनों के मध्य ही युद्ध होता है जिसे महाभारत कहा गया है, और उसका एक महाकाव्य के रूप में भी उसको लिखा गया है। अगला जो महाजनपद है उसके बारे में हम बात करते हैं मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद जो है वह जयपुर व इसके आसपास का क्षेत्र था। इसका जो राजा था उसका नाम था विराट, और उसकी राजधानी जो थी मत्स्य की उसका नाम था विराटनगर। अगला जो महाजनपद है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो महाजनपद था उसका नाम था शूरसेन। शूरसेन जो है यहाँ के राजा का नाम था अवंतीपुत्र, और इस शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अगला इसके बाद जो महाजनपद आएगा उसका नाम था अश्मक, और यह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी, आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी पर स्थित था, और इसकी राजधानी थी पोटिल या फिर पोतना भी इसे कहा जा सकता है। इसके बाद जो महाजनपद है उसका नाम था गांधार। गांधार वर्तमान में ये पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र इसमें आता था, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। उस समय की तत्कालीन यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय भी से कहा जा सकता है, और यहाँ के राजा का नाम था पुष्कर सारीन। इसके बाद हम चलते हैं अगले महाजनपद की ओर, जिसका नाम था कंबोज। कंबोज जो है इसकी राजधानी थी राजपुर, हाटक या फिर कपीशा, और इसका क्षेत्र जो था वह हिंदू कुश पर्वत से लेकर काबुल तक का क्षेत्र था, जिसे काफिस्तान भी कहा जाता है। और यहाँ के कंबोज के राजा का नाम था राजा चंद्रवर्मन, और यह जो महाजनपद था यह अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो यह थे 16 महाजनपदों का उल्लेख। इसमें जो हमें याद रखने वाली बात है वह है
महाजनपदों का नाम, उनकी राजधानी और वहाँ का शासक। तो ये चीज़ें हमें इसमें याद रखनी विशेष तौर से। इसके बाद हम महाजनपद काल में जो प्रमुख गणतंत्र थे उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, उनके नाम। महाजनपद काल के समय में कुल मिलाकर 10 गणराज्य थे। जिसमें से 8 जो गणराज्य थे वो वज्जी महाजनपद में शामिल थे और 2 जो गणराज्य थे वो मल्ल महाजनपद में शामिल थे। तो इस प्रकार जो वज्जी के जो 8 गणराज्य हैं उनमें से जो प्रमुख गणराज्य उनके नाम कुछ इस प्रकार थे, जैसे कपिलावस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवीय, पीपलीवन के मौर्य और मिथिला के विदेह। ये सारे किसमें शामिल थे? ये सभी के सभी वज्जी महाजनपद में शामिल थे और इनके साथ साथ 4 अन्य गणराज्य और थे जो कि वज्जी में शामिल थे। तो ये थे प्रमुख 10 गणतंत्र या गणराज्य जो कि महाजनपद काल में हुए थे। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये महाजनपद से संबंधित जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है ये आपको पसंद आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप किसी विषय पर, विशेष विषय पर, कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताएं और अपने अन्य साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।